सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड एम मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पर वांग लिन उस एंशिएंट डेविल की सोल को ड्रैगन लेक के अंडर में बैठ के उसे पूरी तरीके से डिवोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन इतना ज्यादा इस वक्त कल्टीवेशन में हायर लेवल तक नहीं पहुंचा था कि वो एक एंशिएंट डेविल के सोल को यहाँ अकेले डिवोर कर पाए, जिस वजह से वांग लिन फिलहाल के लिए उस पे अपना एक मार्क इम्प्रिंट करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि वो फ्यूचर में इसे कंट्रोल कर पाए। लेकिन वांग लिन को फिर ख्याल आता है कि क्यों ना इसके जरिए से वो अपना सेकेंड ओरिजिन सोल को क्रिएट करे और एक्सटर्नल लेवल पे जाने के बाद एक एक्सटेंडेंट इस स्पेल को कास्ट कर सकता है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन वांग लिन श्योर था कि वो इसमें सक्सेसफुल जरूर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिग जिन को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपनी जान बचाते हुए सीधा ब्लड स्टार पे पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी जान ब्लड एंसेस्टर बचा लेता है। इसी के साथ हमें इतने टाइम बाद सुजाको प्लेनेट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोरू और लिटिल व्हाइट ये दोनों बड़े हो चुके थे। साथ ही जो जोरू है वो इस वक्त कोर फॉर्मेशन में पहुंच चुकी थी और अब नैनसन सोल स्टेज पे पहुंचने के लिए वो माउंट सुजाको रवाना हो जाती है। और आगे होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि इस वक्त मेरी ओरिजिन सोल और मेरी बॉडी कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी है, और जिसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त खतरे से बाहर हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कि मुझे बहुत जल्द करनी होगी, और जिनमें से कि सबसे पहले ये कि मुझे हर हाल में स्वॉर्ड्स एंड लिंगतियान हो की जो बाकी की स्वॉर्ड एनर्जी है उन्हें हर हाल में कलेक्ट करना होगा, क्योंकि जिन डिसाइपल को लिंगतियान ने वो स्वॉर्ड एनर्जी दिया है उनको देना बिल्कुल बर्बाद है, और इसीलिए मुझे उन लोगों से ये स्वॉर्ड एनर्जी लेनी ही होगी। अब ये कहते ही हम देखते हैं कि वांग लिन की आंखें चमक उठती है और फिर वो उस पॉन्ड से बाहर आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी पर अभी भी वो आर्मर लगा हुआ था जो कि एक डेविलिश एनर्जी को भी रिलीज कर रहा था, और वांग लिन जैसे इसे अपने हाथ से टच करता है तो उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती है। और इस वक्त ये आर्मर पहना हुआ वांग लिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई हाई रैंक का डीमन जनरल हो। हालांकि अफसोस की बात है कि वांग लिन इसकी एनर्जी को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन वांग लिन फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो अपने मन में कहने लगता है कि हालांकि मेरी कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं है, इसी वजह से मैं इस आर्मर को ये एहसास नहीं दिला पा रहा कि मैं ही अब से इसका मास्टर हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी डिमोनिक फिंगर को इस आर्मर के जरिए से यूज करूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि इसकी जो पावर होगी ना वो इस हद तक टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाएगी कि ये मेरे अंडरवर्ल्ड रिवर को भी सरपास कर देगी। भले ही मैं इसकी फुल एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं उस स्कैटर्ड डेविल को रिफाइन करके अपनी सेकंड ओरिजिन सोल नहीं बना लेता तब तक मैं इसके थोड़ी बहुत पावर का तो यूज कर ही सकता हूँ। यहाँ पर वांग लिन इन्हीं सारी ख्याल के साथ अपने आर्मर को टच करते हुए अपने ब्रेसलेट को भी बाहर निकालता है, जो कि जैसे ही अपीयर होता है तो इसके अंदर से ब्लैक फॉग निकलती है और जो कि वांग लिन के चारों तरफ उससे लिपटने लगती है कि तभी यहाँ पर उस स्टैचू से एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। जो सुनते साथ ही वांग लिन उस डीमन स्टैचू की तरफ टर्न होते हुए कहता है कि सीनियर एंशिएंट डीमन ने मेरी बहुत मदद की है और मेरी 3 बार जान बचाई है, और आपके इन फेवर्स को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, और इस बार मैं जा रहा हूँ ताकि हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था मैं उसे फुलफिल कर पाऊँ। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स है जिन्हें कि मुझे हर हाल में सॉल्व करना ही होगा, लेकिन इस काम के लिए भी मुझे सीनियर एंशिएंट डीमन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर जो एंशिएंट डीमन होता है वो थोड़ा सोचता है और फिर वांग लिन से धीरे से पूछता है कि आखिर ये कौन से मैटर्स हैं। जिस पर वांग लिन थोड़ा सोचता है और वो इमीडिएटली अपने बैग ऑफ होल्डिंग में से उस पगोड़े को बाहर निकालता है जो कि उसे सीनियर ज़ियाओई ने दिया था, और फिर वांग लिन बताने लगता है कि सीनियर, असल में ये जो टावर आप देख रहे हैं इस पर मेरे एक दोस्त का डिवाइन सेंस लगा हुआ है जो कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, और मैं इसी काम के लिए आपकी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पता लगाएं कि आखिर ये कहाँ पे है। जिस पर एंशिएंट डीमन बताता है कि ये जिस बंदे की बात तुम कर रहे हो ये स्वॉर्ड स्पिरिट मेरे स्काई डीमन कंट्री में तो कहीं पे नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये बाकी के कंट्रीज में मौजूद हो, और अगर तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं किसी दूसरे एंशिएंट डीमन को डिवोर कर जाऊं तो फिर मैं जो अपना रेंज है ये बढ़ा सकता हूं और मैं काफी बड़े इलाके में भी उसको सर्च कर सकता हूं। अभी यहाँ पर ये सुनकर फिलहाल के लिए ऐसा करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे पास कोई एंशिएंट डेविल टावर होता तो तुम उसके अंदर जाकर अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर उसका पता लगा सकते थे। जिसके बाद वांग लिन जो है वो उस पगोड़े को अपने पास रख लेता है और फिर यहाँ पर उस लार्ज मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि पर फिलहाल के लिए मुझे ये चाहिए,
क्योंकि मैं इसके जरिए से एंशिएंट डीमन की इनहेरिटेंस को समझना चाहता हूँ, उसके अंदर मौजूद उस मिस्टीरियस रियलम को भी। साथ ही मैं इसकी मदद से अपनी स्पेल्स को भी रिफाइन करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बात सुनकर इस बार ये जो एंशिएंट डीमन होता है ये थोड़े गहरी सोच में चला जाता है। पर तभी वो वांग लन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये आदमी दे रहा हूँ, लेकिन अगले 100 साल के अंदर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और मुझे हर हाल में एक एंशिएंट डीमन को तुम्हें डिवोर कराना ही होगा। जिस पर वांग लन कहता है कि ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। जिस पर वो एंशिएंट डीमन कहता है कि मैंने ऑलरेडी 3 बार तुम्हारी मदद की है और मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है, लेकिन तुमने अब तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो अगर इस आदमी के बारे में तुम्हें थोड़ी भी अगर हेल्प चाहिए तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे लिए एक एंशिएंट डीमन को ले आओगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक इंसान के लिए ये सब कुछ अकेले कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पे एंशिएंट डीमन एक भारी सी आवाज में कहता है कि आज से तुम मेरे मैसेंजर हो, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो एक डीमन एम्परर से भी ज्यादा है और बस तुम्हारे लिए मेरी जो स्काई डीमन कंट्री है ये अब ऑफिशियली फायर डीमन कंट्री के अगेंस्ट वॉर को शुरू करने वाली है ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर पाए। और जब तुम फायर डीमन कंट्री के कैपिटल में मौजूद उस डेमोनिक स्प्रिंग में पहुंच जाओ तो उस चैंट को मत भूलना जो कि मैंने तुम्हें दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लन उस जायंट से मैन को पकड़ता है और इस ड्रैगन लेक से सेकंड्स में टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वांग लन टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए 5000 किलोमीटर दूर जाके टेलीपोर्ट होता है और जो कि स्काई डीमन सिटी से काफी दूर है। इसी दौरान वांग लन अपने हाथ में मौजूद उस क्रिस्टल को भी देखता है और साथ ही वो उसे वापस से अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है। जिसके बाद वांग लन का अब सबसे पहला टारगेट वही बंदा था जिसके पास स्वॉर्ड एंड लिंक त्योनु की स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद थी और जिसका नाम ज़ीशु था, जो कि वांग लन के हाथों मारा जा चुका था। लेकिन वांग लन उस वक्त सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट के असर में था, इसी वजह से वांग लन उससे वो स्वॉर्ड एनर्जी लेना भूल गया। लेकिन अब वांग लन अपना ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल को यूज करता है और ये वही टेलीपोर्टेशन स्पेल है जो कि उसे 5th सिस्टर ने दिया था। अब हम देखते हैं कि वांग लन लगातार उसे यूज करता है और बस 5-6 बार इसे यूज करते साथ ही वांग लन सीधा फायर डीमन कंट्री में एंटर हो जाता है, यानी कि इसके बॉर्डर वाले इलाके में जहाँ पर उसने ज़ीशु को जान से मार दिया था। इसी के साथ हमें जंगल के पास वही इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ीशु मरा था और जहाँ पे ज़ीशु का कॉर्प्स पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से एक गोल्डन लाइट इमिट हो रही थी जिसे देखते साथ ही जैसे ही कोई जानवर उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो सेकंड्स में मारा जाता है। इसी दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक मिडिल एज्ड मैन आता है जिसने कि ब्लू कलर के कपड़े पहने थे और वो अपने डिवाइन सेंसेस को फैलाकर ज़ीशु का पता लगा लेता है और फिर उससे 100 फीट की दूरी पे जाके टेलीपोर्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में ये बंदा जो है ज़ीशु की बॉडी की तलाश करने ही आया था, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन इसे अलाउ करती है कि ये बीस्ट और बर्ड्स के जरिए से आसपास की चीजों को स्कैन कर पाए। और यहाँ पर जब उसे ज़ीशु के बारे में पता चला तो वो देखकर ही समझ गया था कि इस बंदे की बॉडी में कोई पावरफुल ट्रेजर मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने बैग ऑफ होल्डिंग से कुछ बीटल्स को बाहर निकालता है और इसकी तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन ये जो स्वॉर्ड एनर्जी ज़ीशु की बॉडी में थी वो सेकंड्स में इन सभी को जला के राख कर देती है, जो देखकर ये मिडिल एज्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वो बस इसे कैसे भी करके अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन तभी इस बंदे को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मौत इसके पीछे खड़ी है। एक बहुत ही कोल्ड ऑरा उसे फील हो रही थी जिस वजह से इसकी जो ओरिजिनल सोल है वो तक कांप उठती है और ये बंदा बिना देखे ही पीछे की तरफ इमीडिएटली अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वांग लन है जिसने की आर्मर पहना हुआ था और यहाँ पे वांग लन पर किया गया हर एक अटैक उसे छू तक नहीं पाता, जो देखकर ये बंदा भी शॉक्ड था और फिर वो भाई डरते डरते वांग लन के सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि दोस्त माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर की बॉडी को कलेक्ट करने आया हूँ। जो सुनकर वांग लन कहता है कि क्या जूनियर ब्रदर, जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ ये मेरा जूनियर ब्रदर है और इसका नाम ज़ो क्यू है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिसके साथ ही वो यहाँ पे बताता है कि असल में मेरा नाम तोंग यून है और हम हे यून सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और हम दोनों साथ में डीमन स्पिरिट लैंड आए थे, लेकिन 1 महीना पहले ही मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर मुझसे अलग हो गया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी मारा जाएगा। और यहाँ पर बस मैं मेरे जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर की बॉडी को लेने ही आया हूँ और हाँ मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता अगर इसके पास हमारे सेक्ट के द्वारा दिया गया एक ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसी की वजह से इसकी बॉडी से गोल्डन लाइट इमिट हो रही थी और जिसकी वजह से मैं इसे ट्रैक कर पाया। अब हम देखते हैं कि ये बंदा उदासी भरा चेहरा बना लेता है कि जैसे कि सच में ये इसका जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। यहाँ पर वांग लन उसे एक कोल्डली लुक
रुख देता है। वहीं दूसरी तरफ हम तोंग युन को देखते हैं जहाँ पर उसका एक्सप्रेशन भी अब चेंज होने लगता है, क्योंकि वांग लिन ने जो आर्मर पहना था ना, ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रहा था। जिसके बाद वांग लिन ज़ीशु की तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर यहाँ पर ये जो बंदा था ये मन ही मन खुश हो रहा था। और वो अपने मन में इस वजह से खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे ही वांग लिन इस बंदे के करीब जाएगा तो इसके बॉडी से निकल रही ये गोल्डन एनर्जी इसे मार देगी, जिसके बाद इसके बॉडी पे लगा हुआ ये आर्मर भी फिर मेरा हो जाएगा। इसी के साथ ये मन ही मन खुश होता है और हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही 100 फीट से भी कम दूरी पर पहुंच जाता है तो उस बंदे के बॉडी पर वो जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो अपने पावर को रिलीज करने लगती है और वांग लिन की तरफ हजारों गोल्डन नीडल्स बढ़ने लगते हैं। पर तभी वांग लिन हल्का सा अपना हाथ हिलाता है और जैसे हवा के झोंके के साथ ये सारी गोल्डन एनर्जी दूर छिटक जाती है, जो देखकर ये जो बंदा जो कि मन ही मन खुश हो रहा था, अचानक से इसका चेहरा उतर जाता है और वांग लिन अब दूसरा कदम ज़ीशु की बॉडी की तरफ बढ़ाता है। यहाँ पे वांग लिन की ये टेरिफाइंग पावर को देखकर तोंग युन की हालत खराब हो जाती है और वो क्विकली यहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन तभी उसके कानों में एक कोल्ड ऑरा जाती है और वो ऐसा फील करता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की गलती की तो वो पक्का जान से मारा जाएगा। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो जाता है और तभी वांग लिन जो कि ज़ीशु के बॉडी के करीब पहुंच चुका था, वांग लिन बिना इसकी तरफ देखे कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर की बॉडी नहीं चाहिए। जो सुनकर तोंग युन जो कि इस वक्त डर के मारे बुरी तरीके से कांप रहा था, वो कहने लगता है कि अगर सीनियर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे रख सकते हैं, जूनियर आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा और आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। मेरा जो जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर था उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरी रही, लेकिन अगर आज वो जिंदा होता तो वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता कि आप जैसा सीनियर इसकी बॉडी को यूज करने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस हद तक डर चुका था कि जो मुंह में आ रहा था ये बोले जा रहा था। इसी के साथ वांग लिन ज़ीशु के फोरहेड की तरफ अपनी आंखों को पॉइंट करता है और हम देखते हैं कि गोल्डन लाइट उसके आईब्रोज के बीच से बाहर निकलती है, जिसके साथ वांग लिन इसके हेड को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और दूसरी साइड हम तोंग युन को देखते हैं जहाँ पर वो वांग लिन के ये सारे मेथड देख करना बुरी तरीके से कांपने लगता है और वो मन में कहता है कि नहीं, मेरा खेल खत्म, मेरा खेल पक्का खत्म, क्योंकि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है इसने जरूर ओरिजिन फ्लेम को कल्टीवेट किया होगा। हालांकि ये जरूर उस टाइप का कल्टीवेटर होगा जिसने कि डेमोनिक पैथ को कल्टीवेट किया होगा और इसी वजह से एक डेड पर्सन को भी ये नहीं छोड़ रहा। और आज मैं इतना ज्यादा अनलकी हूँ कि मैंने ये सब कुछ देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये बंदा मुझे खामोश करने के लिए मुझे जान से ना मारे। जिसके बाद वांग लिन जैसे जैसे ज़ीशु के हेड को रिफाइन करता है तो पूरी की पूरी हेड यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है सिवाय इस गोल्डन लाइट के। और फिर वांग लिन एक लंबी सांस लेता है और इस गोल्डन लाइट को पकड़ के सीधा उसे स्वालो कर जाता है। जिसके बाद वांग लिन तोंग युन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये रहे तुम्हारे जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर की बाकी की बची बॉडी, अब इसे लो और यहाँ से निकलो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा भाई पूरी तरीके से पसीने से नहा चुका था और जैसे ही वांग लिन इसे जाने का कहता है तो वो उठाता है उस बंदे की बॉडी और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। साथ ही हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसे पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन वांग लिन इस वक्त किलिंग मोड में नहीं था क्योंकि उसे इस आदमी से कुछ खास खतरा फील नहीं हो रहा था। जिसके बाद वांग लिन जमीन के अंदर जाकर वहाँ पे लोटस पोजीशन में बैठकर कल्टीवेट करता है और इस स्वॉलो की गई एनर्जी को वो रिफाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक वो एक सर्टेन टाइम के लिए इसे रिफाइन नहीं करेगा तो लिंग टियानहू की ये जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो इसे अपनी तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। इसी के साथ वांग लिन जमीन के अंदर अपने डिवाइन सेंसेस को फैलाता है तो वो पाता है कि यहाँ पर एक और पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है और फिर वांग लिन अपने पावर्स की मदद से जैसे ही उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींचता है तो वांग लिन ये देखकर हैरान था कि ये एक एंशिएंट स्वॉर्ड है जिसके ऊपर एक चूहा मौजूद था और ये ज़ीशु की स्वॉर्ड है। अब वांग लिन इस एंशिएंट स्वॉर्ड को देखकर हंसता है और साथ ही वांग लिन को थोड़ा रिग्रेट भी फील होता है कि यार मैं सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट के नशे में इस हद तक पागल हो चुका था कि मैंने इतनी अच्छी खासी तलवार को वहां पर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। इसी के साथ वांग लिन उस स्वॉर्ड को लेता है, उस पर अपना डिवाइन सेंस इम्प्रिंट करता है और फिर उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है। जिसके बाद वांग लिन अपने मन में कहता है कि स्वॉर्ड सेंड लिंग टियानहू, एक दिन अगर मैंने तुम्हारे 12 के 12 स्वॉर्ड एनर्जी को अगर ऑब्जॉर्ब कर लिया और जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तब तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा होगा। यहाँ में वांग लिन अच्छे से जानता है कि ये जो स्वॉर्ड एनर्जी है ना लिंग टियानहू की, ये किसी पावरफुल ट्रेजर से कम नहीं। हालांकि जो 12 डिसाइपल्स को इसने दिया है इनकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि इससे फुल स्ट्रेंथ तक ये लोग यूज कर पाए, लेकिन वांग लिन के हाथ में ये अलग ही कहानी है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर 1 महीना और बिताता है और ज़ीशु से मिली गई उस स्वॉर्ड एनर्जी को भी वो रिफाइन करता है। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो स्वॉर्ड एनर्जीज है लिंग टियानहू की, लिंग टियानहू ने अपने 12 डिसाइपल्स को ये स्वॉर्ड एनर्जी देने से पहले अपना जो डिवाइन सेंस है उसने उन स्वॉर्ड एनर्जी से उसे हटा लिया था ताकि उसके जो डिसाइपल्स हैं वो इसे फ्लेक्सिबल तौर पे यूज कर पाए, यानी कि
अपने मन मुताबिक। लेकिन इनकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हायर नहीं थे और ना ही उसके जो 12 डिसाइपल्स थे उन्होंने कभी कोशिश की। वो तो बस इसे एज अ लाइफ सेविंग ट्रेजर की तरह यूज कर सकते थे और वो भी वन टाइम। पर यहाँ पर वांग लिन की जो कल्टीवेशन है ये एक्सटर्नल लेवल के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुकी थी। इसी वजह से वांग लिन इसे अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली यूज कर पाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब वांग लिन अंडरग्राउंड में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था तो इसी दौरान स्काई डेमन कंट्री और फायर डेमन कंट्री के बीच में वॉर का आगाज हो चुका था। साथ ही हमें पता चल रहा है कि जो स्काई डेमन कंट्री है इसने 30 मिलियन सोल्जर्स को ऑफिशियली मोबिलाइज कर दिया था और इसने फायर डेमन कंट्री के ऊपर अपना वॉर डिक्लेयर कर दिया। और बीते 5000 सालों में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दो कंट्री के बीच में एक लाइफ एंड डेथ का वॉर हो, क्योंकि ये जो बैलेंस है 9 कंट्रीज के बीच में ये पूरी तरीके से इस वॉर की वजह से बिगड़ सकता है। लेकिन इस बार अपने वांग लिन की वजह से जो स्काई डेमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन है उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। स्काई डेमन कंट्री के जो 8 कमांडर इन चीफ और 8 वाइस कमांडर इन चीफ सभी को डिप्लॉय कर दिया जाता है। साथ ही हम यहाँ पर 2 नए वाइस कमांडर इन चीफ को देखते हैं, जिसमें से एक मू लिहाई और दूसरा नंबर 1 रैंक वाला डीमन जनरल मू फेई जो कि वाइस कमांडर इन चीफ है वो भी मौजूद था। और इन सभी के ऊपर हम देखते हैं कि जो स्काई डेमन कंट्री का जो डीमन एम्परर है वो खुद पर्सनली इस पूरी की पूरी आर्मी को लीड कर रहा था। अब गाइस तुम अंदाजा लगा लो कि वांग लिन की प्रोग्रेस कहां से कहां हुई थी। जब वो इस स्काई डेमन कंट्री में आया था तो तब यही जो मू लिहाई है इसने वांग लिन का टेस्ट लिया था, लेकिन फिर वांग लिन ने इसे हराया और इसकी मदद से मू लिहाई वाइस कमांडर इन चीफ बना। और अब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो स्काई डेमन कंट्री है ये बस उस एंशिएंट डीमन जो कि इस वक्त वांग लिन की वजह से ये वॉर कर रहा है उसके लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो इतनी बड़ी आर्मी है ये 3 ग्रुप में बट चुकी थी और ये तीनों ग्रुप ही अलग अलग डायरेक्शन से फायर डेमन कंट्री के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इनका मेन मोटिव यही था कि ये लोग 3 डायरेक्शन से आगे बढ़ते हुए सीधा फायर डेमन कंट्री के कैपिटल के सामने गैदर होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिस दिन वांग लिन अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है तो स्काई डेमन कंट्री की जो आर्मी थी ये उस दिन फायर डेमन कंट्री के टेरिटरी में पहुंच चुकी थी। और वांग लिन जब ग्राउंड के ऊपर आता है ना तो वो फील कर पा रहा था कि यहाँ पर एक थिक किलिंग इंटेंट चारों तरफ फैली हुई है। और वांग लिन ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर काले और गहरे बादल को देखकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उस एंशिएंट डीमन का किया धरा है, जिसका मतलब ये है कि इस एंशिएंट डीमन का जो पेशेंट लेवल है ये अपने हद तक पहुंच चुका है और अब वांग लिन को भी और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। पर वांग लिन इस वक्त सोचता है कि मुझे बाकी बचे वो जो 10 स्वॉर्ड एनर्जीज हैं उन्हें गैदर करना होगा। साथ ही वांग लिन सोचता है कि एक बार मैं इनफ स्लॉटर एनर्जीज को रिफाइन कर लूं तो तब मेरे पास इतनी ताकत तो होगी कि मैं डीमन स्पिरिट लैंड में अपने पैर जमा सकूं। साथ ही वांग लिन उस सेलेस्टियल केव के बारे में भी सोचता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि वहाँ पे और भी पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद होंगे। लेकिन इसी दौरान वांग लिन को कुछ फील होता है और वो देखता है कि मू फेई के पास 2 स्वॉर्ड सैंड के डिसाइपल्स मौजूद है और यही 2 इस वक्त वांग लिन का टारगेट बन जाती है। और वांग लिन मन में सोचता है कि हालांकि ये दोनों दिखने में ठीक ठाक ताकतवर है लेकिन मू फेई को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मू फेई का ये जो पूरा अपीयरेंस है इसे देखते साथ ही वांग लिन को वापस से होंग प्रिजन के अंदर मौजूद वही ब्लैक हेड पर्सन याद आता है। और वांग लिन अपने मन में कहता है कि अगर ये दोनों इतने ज्यादा सिमिलियर दिखते हैं तो जरूर इनके बीच में कोई कनेक्शन तो होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक गोल्डन लाइट तेजी से आर्मी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी एक एंटीक टावर जो कि डीमन सोल्जर्स के ऊपर फ्लोट कर रहा था उस पूरी की पूरी आर्मी के साथ। पर जैसे ही ये जो रे ऑफ लाइट थी ये तेजी से इस आर्मी की तरफ बढ़ती है तो तक उस रे ऑफ लाइट के सामने एक बंदा अपीयर होता है जो कि दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा था। और जब उसकी नजर उस रे ऑफ लाइट पे जाती है तो वो थोड़ा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि ब्रदर वांग आखिर तुम कैसे हो। जिसपे हम देखते हैं कि वो रे ऑफ लाइट वांग लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जैसे ही वांग लिन उस पर्सन को देखता है तो वो भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि वांग लिन डीमन एम्परर को ग्रीट करता है। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि ये वही पर्सन है जिसने कि वांग लिन के साथ उस नाव पे ड्रिंक ही किया था और जैसा कि तुम्हें पता है कि तब वांग लिन का कल्टीवेशन एक्सटर्नल लेवल पे नहीं था, इसी वजह से वो इस पर्सन यानी कि इस डीमन एम्परर की जो डेमोनिक एनर्जी है इन्हें ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन वांग लिन को आइडिया था कि ये बंदा कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं होगा। लेकिन अब जबकि वांग लिन एक्सटर्नल लेवल पे पहुंच चुका है तो उसे थोड़े बहुत क्लूज दिखने शुरू हो जाते हैं और वांग लिन डीमन एम्परर के बॉडी के अंदर एक फिस्ट साइज के डेमोनिक क्रिस्टल को देख पाता है, लेकिन कोई ज्यादा खास एनर्जी वांग लिन इसमें फील नहीं कर पाता। इसी दौरान डीमन एम्परर वांग लिन से कहता है कि ब्रदर वांग मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो एंशिएंट डीमन के द्वारा चुने गए उनके मैसेंजर हो, तो इसीलिए जो तुम्हारा पोजीशन है वो मेरे इक्वल है, तो तुम मुझे सिंपली गु युन दुन
सुन कह के बुला सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं डीमन एम्परर हूँ। जिसमें वांग लिन स्माइल करता है और कहने लगता है कि मेरी नजरें पहले ही आप पे थी, लेकिन आज यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी के ऊपर आपको देखकर मैं समझ गया कि आप और कोई नहीं बल्कि डीमन एम्परर ही हैं। जो सुनकर डीमन एम्परर स्माइल करता है कि तभी वांग लिन के कानों में लगातार डिवाइन सेंस बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वांग लिन भी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो होमीज, आज के इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक और 500 कमेंट्स, और जितने जल्दी तुम इस टारगेट को पूरा कर दोगे नेक्स्ट वीडियो तुम्हें उतनी ही जल्दी देखने को मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।